हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू अवर चैनल जेके केयर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल का लेक्चर नंबर 4 स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। वहाँ पर हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल्स बचे हुए थे, उनको आज हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे पिछले लेक्चर को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ओके। तो अगर यहाँ पर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर अभी आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेल का लेक्चर नंबर 4। तो हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट फर्स्ट सेल ऑर्गेनल सेल वॉल, जो कि प्रेजेंट थी किसमें? जो कि केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन होता है कि उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और क्या करना, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देना, ताकि जो भी नुकसान मतलब कि होता है, मतलब कि जो मैकेनिकल चोट पहुंचती है उससे ये क्या करता है, सेल वॉल उनकी रक्षा करती है। इसको हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने बताई थी। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम हमने बताया था कहाँ पे पाया जाता है, ओनली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है। ये बात हमने अपने पिछले लेक्चर में बताई है। और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जितने भी पैथोजन होते हैं, पैथोजन के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको इस लेक्चर को देखने में और मजा आएगी, क्योंकि चीज़ें रिलेट करेंगी अभी, ठीक है। तो लाइसोसोम का क्या काम क्या होता है? जो पैथोजन होते हैं, यानी कि जो बीमारी उत्पन्न करने वाले एंजाइम्स होते हैं, या फिर ऐसे एंजाइम जो हमारी सेल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उन सेल्स को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई? और इसे और क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, लाइसोसोम, जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स हो जाते हैं तो ये कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक, ठीक है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जो कि क्या करता है, ये सारे एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप हमारे लेक्चर नंबर 3 को देखिए, ठीक है। अदरवाइज और हमने यहाँ पे क्या बात की थी लेक्चर नंबर 4 में? लेक्चर नंबर 4 में और हमने पढ़ा था गोल्गी बॉडी के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? गोल्गी बॉडी के बारे में, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग गोल्गी काय भी बोलते हैं, गोल्गी काय भी बोलते हैं, और भी इनको अलग नामों से जाना जाता है। इसका फंक्शन स्टूडेंट्स क्या था? साइटोप्लाज्म के अंदर जिस ऑर्गेनिज्म को, यानी सेल के अंदर जिस ऑर्गेनिज्म को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस सब्सटेंस को क्या करना, वहाँ उस ऑर्गेनिज्म तक पहुँचाना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये काम था गोल्गी बॉडी का। तो इतने सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़ लिए थे। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लीवर होती है, ठीक है, और किडनी होती है, ठीक है, हार्ट होता है हमारा, और क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है, सारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरीके से सेल के अंदर ये हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ गए। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स हम लोग 5th ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, वो है राइबोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो राइबोसोम होता है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा आपको कि मैंने जब पढ़ाया था आपको एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, याद करिए जब हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में बताया था, तब वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इस टाइप से, ठीक है। ये थी हमारी कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। ये थी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसके अंदर था न्यूक्लियोइड, ठीक है। और यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ था बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको मैंने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स। क्या बोला था? साइटोप्लाज्म बोला था। और मैंने बोला था ये जो फ्लूइड है ये क्या होता रहता है, मतलब कि पूरा मूव करता रहता है, ताकि इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये कहीं सेल मेम्ब्रेन में चिपक ना जाएं, ठीक है। इस वजह से ये क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में चिपक। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं को नाम दिया था हमने क्या? राइबोसोम। क्या नाम दिया था? राइबोसोम नाम दिया था। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं, ठीक है। ये पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं?
फैले हुए होते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर इसकी अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी डिस्कवरी पैलेट ने की थी। बात समझ में? क्योंकि देखिए बायो आप लोग पढ़ रहे हैं तो बायो में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमने पहले भी बताया। क्या चीज़? स्ट्रक्चर एंड साइंटिस्ट के नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इनका ध्यान जरूर रखिएगा। तो अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज किसने की थी स्टूडेंट? राइबोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम मिलकर किससे बना हुआ होता है? ठीक है, राइबोसोम जो होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है सेल के अंदर। ये सेल के अंदर क्या करता है? प्रोटीन का सिक्रेशन करता है स्टूडेंट्स। क्या करता है? प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, यानी कि प्रोटीन को संश्लेषित करता है। तो ये क्या करता है? इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसके बात करें कि ये मिलके किससे बना होता है, तो ये मिलके बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन से। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने मैंने लिखे हैं सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सारे आप लोग नोट करते जाइएगा। डिस्कवरी किसने की? पैलेट ने। इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी ये किससे मिलकर बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और जो राइबोसोम होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। और ये क्या होता है? हमारी बॉडी का हमारी बॉडी नहीं, हमारी जो सेल्स हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन्स होता है। तो आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंदर प्रोटीन का सिक्रेशन होता है स्टूडेंट्स। इसी के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। और वो प्रोटीन बनता कैसे है? राइबोसोम के अंदर वो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। जो हमारी बॉडी में एमिनो एसिड पाया जाता है उसी से क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो राइबोसोम से देखिए ये जो प्रोटीन मिलकर बना होता है ये आप लोग ध्यान रखिएगा किससे बनता है? मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम इस एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में। ठीक है, उस एमिनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। एंड अगर हम लोग बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, अगर हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो ऑर्गेनिज्म लीवर होता है स्टूडेंट्स। कौन होता है? वो जो ऑर्गेनल्स होता है वो लीवर होता है। लीवर के अंदर, हमारी बॉडी में लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन का क्या होता है? सिंथेसिस होता है स्टूडेंट्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और राइबोसोम के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो देखिए राइबोसोम और एक वर्ड इससे मिलता जुलता है, इसका जुड़वा भाई, ऐसा बोल सकते हैं, इसका जुड़वा भाई होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है? राइजोबियम। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइबोसोम लिखें कि राइजोबियम लिखें, मतलब कि ये दो वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब राइजोबियम एंड राइबोसोम। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो लोगों का ऐसा लगता है कि राइबोसोम और राइजोबियम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी बोलने मतलब लिखने को आता है राइबोसोम के ऊपर तो वो लिख देते हैं राइजोबियम के अंदर। ठीक है, मतलब राइजोबियम को लिख देते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। राइबोसोम एक अलग चीज़ है और राइजोबियम एक अलग चीज़ है। ठीक है, राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन, ठीक है, पल्स प्लांट। किस में प्रेजेंट होता है? पल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। यानी जितने भी हमारे दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी का मतलब जो दाल वाले पौधे होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। पल्स का मतलब क्या होता है? दलहनी पौधे। ठीक है, जो दलहनी प्लांट्स होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें प्रेजेंट, उनकी रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ, ऐसा लिखेंगे इस तरीके से, देखिए प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ पल्स प्लांट्स। क्या लिखेंगे? पल्स प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? पल्स प्लांट के रूट में पाए जाते हैं।
ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये परफॉर्म क्या करते हैं पेड़ के अंदर, ये पेड़ के अंदर ये सब्सटेंस पाया तो जाता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, तो इसका काम स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका काम होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। क्या होता है इसका काम, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है। एंड परफॉर्म, इसी में हम लोग पॉइंट ऐड कर देते हैं, एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब स्टूडेंट्स आप हमसे पूछेंगे कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे क्या करते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन का यूज़ डायरेक्ट नहीं करते हैं। हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो N2 के फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म N2 के फॉर्म में पाई जाती है। तो क्या वो जो पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में ले सकते हैं, तो वो नहीं ले सकते हैं। इस वजह से ये जो राइजोबियम होता है, इनकी जो रूट्स में पाया जाता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में ये काम होता है कि जो एटमॉस्फेयर से प्योर नाइट्रोजन होती है N2 के फॉर्म में, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा क्या हो जाती है, उसके कंपाउंड में चेंज हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आई प्लांट्स के अंदर, तो ये जो रूट्स के अंदर, ठीक है, राइजोबियम है, ये इसको क्या कर देता है, प्योर नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसका यूज़ प्लांट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो प्लांट्स है हमारे, ठीक है, जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ किस फॉर्म में करते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन का यूज़ किस फॉर्म में करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का यूज़ किस फॉर्म में करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं। यानी अगर मैं इसको एक सेंटेंस बना के लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लांट्स यूज़ नाइट्रोजन इन द form of नाइट्रेट। स्टूडेंट्स किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं। और ये नाइट्रेट इनको मिलता क्या, कहाँ से है, ये नाइट्रोजन जो इनको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, रूट से मिलती है, यानी कि मिट्टी से मिलती है। बात समझ में आई, कहाँ से मिलती है, मिट्टी से मिलती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि जो मिट्टी की स्टडी होती है, यानी स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, यानी जो मिट्टी की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो मिट्टी की स्टडी को आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, उसको बोलते हैं पैडोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पैडोलॉजी बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड चीज़ें, तो आपको आई होप राइजोबियम एंड राइबोसोम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत इतने पॉइंट में तो बताइए, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आपको इस वीडियो में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। अदरवाइज ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है आपको तो क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, इस वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ लिया एक फिफ्थ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फिफ्थ सेल ऑर्गेनेल्स, जिसका नाम था राइबोसोम, और उसके बाद मैंने उसके जुड़वा भाई को भी पढ़ा जिसका नाम था राइजोबियम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो राइजोबियम एक अलग चीज़ है, राइबोसोम एक अलग चीज़ है, तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की, यानी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की, नेक्स्ट कोशिकांग की क्या है, वो है स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, इसका हम लोग देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की, क्योंकि डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स, वो की थी आल्टमैन एंड बेंडा ने। किसने की थी, आल्टमैन एंड बेंडा, दो साइंटिस्ट ऑफ बेयर ने की थी, आल्टमैन एंड
बेंडा। तो आप लोग याद रखेंगे नाम बेंडा, यानी बंडा से आप याद रख सकते हैं बेंडा। बात समझ में आई। और आर्टमैन तो आपको याद ही हो जाएगा, जैसे आपको याद होता है सुपरमैन, बैटमैन, पावरमैन, ठीक है, उस तरीके से आपको क्या याद हो सकता है, आर्टमैन याद हो सकता है। बेंडा आपको बंडा से याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे आगे, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे जो रेस्पिरेशन होता है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसके अंदर 2 साइकिल्स भी आती हैं, ठीक है, 2 साइकिल्स आती हैं। एक का नाम होता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल और एक का नाम होता है क्रेज साइकिल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल बस आपको ऊपर, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिक सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की। तो पहले मैं क्या करूँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा ना, पहले मैं देखूँ तो ये मेरा जो बॉडी है वो एक्चुअल में किससे, मतलब कि कौन सी ऐसी बेसिक यूनिट है जिसके बगैर नहीं बन सकती। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये जो हमारी सांस लेने वाली प्रॉब्लम है, खाने वाली है, ठीक है, देखने वाली, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, सेल के बारे में। तो सेल के अंदर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा कि ये क्या परफॉर्म करता है स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, यानी कि जो हमारी बॉडी में जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज में मिलकर क्या करती है, उसको डिवाइड करती है, और डिवाइड करके क्या बनाती है, 6H2O, ठीक है, प्लस 6CO2 एंड ATP बनाती है। क्या बनाती है, ATP बनाती है। यानी इस रिएक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, 6CO2 प्लस 6H2O एंड ATP बनाती है। ATP क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी का एक पैकेट होता है, एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है जो हमारी बॉडी में बनती है, ठीक है। ATP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टूडेंट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए का मतलब होता है एडिनो, ए का मतलब होता है स्टूडेंट्स एडिनो, इसका मतलब एडिनोसिन, और इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्राई, और इसका मतलब होता है फॉस्फेट, इसका मतलब होता है फॉस्फेट। तो जो पूरा फुल फॉर्म बनता है वो बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये ATP का यानी एनर्जी की हमारी एक फॉर्म होती है, ठीक है, एनर्जी का एक पैकेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ATP बोलते हैं। और जब ये कब बनती है, जब ऑक्सीजन हमारी ग्लूकोज में मिक्स होती है, और ये सेल के अंदर जब होती है यही प्रोसेस, तो ये कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या कहलाती है स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको ऊपर तो कुछ समझ में आ गया होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कि क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें जो एनर्जी बनती है, यानी जो ATP बनता है वो लगभग बनता है 686 किलो कैलोरी, ठीक है। इतनी एनर्जी लमसम बनती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर जो टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी जो टोटल एनर्जी प्रोवाइड होती है सेलुलर रेस्पिरेशन से, 2 साइकिल में होती है ना, एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, ठीक है, एक कौन सी होती है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, साइकिल, और एक होती है क्रेज साइकिल। तो इन दोनों साइकिल्स में, ठीक है, जो टोटल एनर्जी बनती है वो बनती है स्टूडेंट्स 38 ATP। कितनी बनती है, 38 ATP एनर्जी बनती है टोटल एनर्जी। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में टोटल 38 ATP एनर्जी बनती है, जिसमें से 36 ATP एनर्जी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोग नोट करते चलिएगा कि
लगभग 38 एटीपी एनर्जी, मतलब टोटल जो एनर्जी बनती है इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 38 एटीपी बनती है, जिसमें से 36 एटीपी का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्माण किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस वजह से हम लोग इसे सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि इसको सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इस तरीके से वो सेल के अंदर पाया जाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको फटाक से नोट करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी आल्टमैन एंड बेंडा ने की थी। अब मैंने बताया था इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो एटीपी होता है वो किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, जो एटीपी होता है वो मिलकर बना होता है एडीपी प्लस फॉस्फेट से। किससे, एडीपी प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है स्टूडेंट्स। एडीपी का क्या मतलब होता है, तो एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन डाई, ठीक है, फॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट होता है। तो स्टूडेंट जब डाई फॉस्फेट यानी दो अगर फॉस्फेट हैं तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, और अगर उसमें एक फॉस्फेट और मिला देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनर्जी का फॉर्म एटीपी। ठीक है, जिसमें क्या होती है, जिस फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है। तो यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है हमारा सेंट्रोसोम। तो मैं बता देना चाहूँ कि जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल और केवल एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसी बेसिस पे देखिए, इनके ऑर्गेनल्स के बेसिस पे हमने क्या निकाला था, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस निकाला था। ठीक है, सेल वॉल इसमें होती है क्या, एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल केवल किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। अब सेंट्रोसोम की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो सेंट्रोसोम क्या होता है, केवल और केवल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। अब याद करिए जब हमने पढ़ाया था एनिमल सेल तो उसमें मैंने इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने पर्पल चॉक से और मैंने कहा था ये क्या है, आपका सेंट्रोसोम है। ठीक है, क्या है, सेंट्रोसोम है। अगर इसकी हम लोग डिस्कवरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, किसने की थी स्टूडेंट्स, टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने इस सेल ऑर्गेनल्स को खोजा था। बात समझ में आ गई ना। जो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो जितने भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अगर तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा सेंट्रोसोम है वो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो स्टूडेंट्स टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब इसका मेन जो फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन जो एनिमल सेल के अंदर होता है वो क्या होता है, तो इसका मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट सेल डिवीज़न। क्या होता है, सेल डिवीज़न करना। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, सेल का डिवीज़न करना। जैसे कोई पुरानी सेल हो जाती है, जो ओल्ड सेल हो जाती हैं या फिर जो बेकार हो रही होती हैं सेल, तो जो बूढ़ी सेल हो जाती हैं वो इसके सेंट्रोसोम के पास आती हैं और बोलती हैं भैया हमको क्या होना है, डिवाइड होना है। ठीक है, हम क्या हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, तो हमको डिवाइड होकर नई सेल्स बनानी है। ठीक है, जैसा कि किसने बताया था, हमने जब पढ़ा था सेल थ्योरी। ठीक है, तो उसमें दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा कोई भी सेल का जब निर्माण होता है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो ये इनमें क्या होता है, जो डेड सेल हो जाती हैं या फिर जो ओल्ड सेल हो जाती हैं वो क्या कहती है, भैया हमको डिवाइड होना है। तो सेंट्रोसोम कहता है ठीक है तुमको डिवाइड होना है तुम हो जाओ।
ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है सेल डिवीज़न में। क्या करता है स्टूडेंट, हेल्प करता है सेल डिवीज़न में। बस इतना सा इसका फंक्शन होता है सेंट्रोसोम का। तो आई होप आपको इस ऑर्गेनल्स के बारे में भी अच्छे से पता हो गया होगा ना। मज़ा आ रहा है इस वीडियो में? अगर मज़ा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल्स की तरफ। ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में, जो हमारा लास्ट ऑर्गेनल्स बट नॉट लीस्ट, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं अपने ऑर्गेनल्स के, नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसका नाम है प्लास्टेड। क्या नाम है स्टूडेंट्स, प्लास्टेड। प्लास्टेड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं। ये जो हमारा प्लास्टेड होता है ये केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। जैसे हमारा जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में। इसी तरीके से ये जो प्लास्टेड होता है ये केवल और केवल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में स्टूडेंट प्रेजेंट होता है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी की थी ई हैकेल ने, यानी ई का मतलब अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने की थी स्टूडेंट्स, अर्नेस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने इस प्लास्टेड की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो जो प्लास्टेड होता है वो 3 टाइप का होता है स्टूडेंट्स। कितने टाइप का, 3 टाइप का होता है। याद रखिएगा, हरित लवक, अवर्ण लवक एंड वर्णी लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड जल्दी से बताइए कौन सा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इतने होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट को भी डिवाइड किया गया, लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ल्यूकोप्लास्ट को डिवीज़न के देखने से पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, और ये प्रेजेंट होता है स्टूडेंट इसमें लीफ में। जब हमने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसमें हमने देखा था प्लास्टेड होता है, और उसके अंदर क्या होता है, मतलब जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल में अगर एक टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि क्लोरोफिल में भी कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में आप लोग याद रखिएगा कौन सा, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यही क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो पत्तियों का, पेड़ पौधों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। बात समझ में ही, किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्टेड की वजह से ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी डिस्कवरी, तो जो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसकी डिस्कवरी की थी सिम्पर ने। किसने की थी स्टूडेंट, सिम्पर ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग प्लास्टेड की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, यानी अवर्ण लवक, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे पेड़ पौधे के उस पार्ट में पाया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाती, ठीक है। और ये कैसा प्लास्टेड होता है, कलरलेस प्लास्टेड होता है। ये इसी वजह से कलरलेस होता है क्योंकि ये प्लांट्स के उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पर क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्लास्टेड की, तो नेक्स्ट प्लास्टेड हमारा आता है क्रोमोप्लास्टेड। कौन आता है, क्रोमोप्लास्टेड। तो क्रोमोप्लास्टेड होता है वो पौधों के कलर्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कलर पार्ट कौन कौन से, तो उनके जो फ्रूट्स हुए, फ्लावर हुए, उनका जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से होता है। और हर पेड़ में, हर फ्लावर में, हर तुम्हारा जो अलग अलग फ्रूट्स में क्या होता है, अलग अलग प्लास्टेड पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम लोग जब क्वेश्चन बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट, तो उसमें बताएंगे कि कौन से फ्रूट्स में या कौन से फ्लावर में किस टाइप का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने बात कर ली प्लास्टेड के बारे में। तो प्लास्टेड क्या होता है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जिसकी डिस्कवरी ई हैकेल ने की थी। ये 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट,
ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, क्लोरो, ल्यूको एंड क्रोमो। इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब मैं क्या पढ़ूंगा, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो स्टूडेंट जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 हिस्से होते हैं, एम्ब्लियोप्लास्ट एंड नेक्स्ट होता है इलियोप्लास्ट एंड लास्ट होता है प्रोटीनोप्लास्ट। इसके भी 3 हिस्से होते हैं, एम्ब्लियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के 3 पार्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के टाइप भी देख लेते हैं। तो ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट हमारा 3 टाइप का होता है, एम्ब्लियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। तो देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोगों के खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसी तरीके से जो प्लांट्स में, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का सिक्रेशन करता है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को क्या करता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्टोर करके रखता है अलग अलग प्लास्टर, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में जो हम लोग करते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, वो अलग अलग चीज़ों को, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म लेके जाता है। उसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, वो जो भी प्लांट्स के अंदर तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर प्रोटीन होता है या फिर फैट होता है, उसको अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट रखते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, एक होता है एम्ब्लियोप्लास्ट, एक होता है इलियोप्लास्ट एंड एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। तो एम्ब्लियोप्लास्ट का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? तो एम्ब्लियोप्लास्ट का जो काम होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने का। यानी एम्ब्लियोप्लास्ट क्या करता है, जो भी हमारा मतलब कि उसके एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी मतलब कि जो फूड होता है, जो भी फूड बनाते हैं, उसके अंदर जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या फिर प्रोटीन्स होते हैं, उनको क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो अलग अलग टाइप के प्लास्टर हैं, वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जो एम्ब्लियोप्लास्ट का काम होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का। बात समझ में आ गई ना? तो इसके अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है बनाना, राइस एंड पोटैटो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलियोप्लास्ट की, तो इलियोप्लास्ट क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, फैट यानी वसा को स्टोर करता है। तो इसका अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है ग्राउंड नट एंड कोकोनट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग स्टूडेंट प्रोटीनोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। इसका सोर्स है पल्सेस, यानी जितनी भी हमारी दालें हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और प्लांट्स के अंदर उसको कौन स्टोर करता है, तो करता है प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। बात समझ में आई? इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे हमारा प्लास्टर कंप्लीट होता है और हमने लगभग सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट करिए फटाक से। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं कि किस फ्रूट्स में किस फ्लावर का कलर किस चीज़ के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें तो अगर टमाटर का जो लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो स्टूडेंट जो टमाटर का लाल कलर होता है वो याद रखिएगा लाइकोपेन की वजह से होता है। किसकी वजह से? लाइकोपेन नामक एक सब्सटेंस होता है, एक एंजाइम होता है, जिसकी वजह से किसका कलर, टमाटर का कलर लाल होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ बीट की, बीट मतलब चुकंदर, अगर चुकंदर की मैं बात करूँ तो चुकंदर का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है स्टूडेंट्स बीटा सिन की वजह से। महरून टाइप का कलर होता है ना उसका, तो वो किस वजह से होता है, वो होता है स्टूडेंट्स बीटा सिन नामक सब्सटेंस यानी एंजाइम्स की वजह से। अब अगर मैं बात करूँ येलो कलर ऑफ फ्लावर, यानी कि जो फूलों का पीला रंग होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो स्टूडेंट्स होता है जेंथोफिल की वजह से। किसकी वजह से? जेंथोफिल की वजह से होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ वाइट कलर ऑफ मिल्क, यानी जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है केसिन नामक एंजाइम की वजह से। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं येलो कलर मिल्क का, जो पीला दूध होता है, जैसे गाय का दूध पीला होता है, तो उसका कलर किस वजह से होता है, तो उसका कलर जो येलो होता है वो होता है कैरोटीन की वजह से,
ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ रेड कलर ऑफ एप्पल, यानी जो एप्पल का लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है स्टूडेंट्स एंथोसाइनिन की वजह से। किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो आज की सभा बस यहीं पे समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।